तो आज जो ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है पेरोक्सीसोम। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है। और मेनली देखने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑल्दो इसमें जो प्रोटीन टारगेटिंग की मैकेनिज्म है, जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, वैसे इसमें भी मैकेनिज्म होती है, लेकिन उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है। और आज उसका ब्रीफ ओवरव्यू देंगे और कल थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करेंगे। फिलहाल पेरोक्सीसोम को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो नाम दिया गया था, जो कि क्रिश्चियन डी डूबे ने दिया था, वो इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, पहली चीज़। तो इसलिए पेरोक्सीसोम इसका नाम दे दिया गया। इसकी डिस्कवरी क्रिश्चियन डी डूबे ने की थी 1965 में, और साथ ही साथ टर्म जो पेरोक्सीसोम है वो भी इन्होंने ही दिया था। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसका मतलब कि अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये हम दो मेम्ब्रेन्स नहीं बना रहे हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन की बाई लेयर बना रहे हैं, लाइक दिस। तो इसलिए इस चीज़ को मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है कि सिंगल मेम्ब्रेन है और लिपिड बाइलेयर की बनी हुई। तो ये चीज़ है। साइज इसका काफ़ी छोटा होता है सेल के अंदर, 0.5 से 1 माइक्रोन डायमीटर इसका होता है। और इसके अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से होता है, मेम्ब्रेन बाउंड। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अंदर का जो इलाका है वो थोड़ा सा एम्प्टी होता है, लेकिन हाँ, एक कोर कंसंट्रेट इलाका जो होता है, जहाँ पे ये जो पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स ऑफ पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल अपना डीएनए, अपने राइबोसोम, अपनी कुछ प्रोटीन्स बनाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। सभी यूकैरियोट्स में ये पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है, अच्छा, अब ये फॉर्म कैसे होता है, तो इसके फॉर्मेशन के दो मॉडल्स जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। और एक्चुअली में इन दोनों मॉडल्स को इंडिविजुअली या अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है, ये दोनों मॉडल्स एक साथ मिलके काम करते हैं। और वो कैसे करते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे हम इस वाले मॉडल से पहले, डी नोवो बायोजेनेसिस मॉडल जिसको हम कहते हैं। डी नोवो बायोजेनेसिस मतलब अपने आप ही पैदा होना, डी नोवो। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि पेरोक्सीसोम जो है वो प्री पेरोक्सीसोमल वेसिकल्स के फॉर्म में अराइज होता है। कहाँ से? ईआर से। तो सपोज करिए कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह से पूरा नेटवर्क होता है ईआर का, तो हमको मालूम ही है। तो इसमें से जो वेसिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, कलर अगर चेंज कर दें हम, सपोज करिए कि यहाँ से किसी वेसिकल का फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है, दिस वेसिकल इज बीइंग फॉर्म। अरे तो पूरा ही गायब हो गया, इसकी सेटिंग चेंज करें, स्मॉल इरेजर, ठीक है। तो ये जो वेसिकल बना, इस वेसिकल को हम क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्री पेरोक्सीसोमल वेसिकल। और ये तो ईआर ही है हमारा। और स्पेशली कौन सा वाला है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे ये राइबोसोम्स वगैरह ये प्रेजेंट होंगे। तो इसमें होता क्या है कि अब चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इस पे जो राइबोसोम्स ये मौजूद हैं, ये क्या करेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और यही राइबोसोम्स जो है वो पेरोक्सीसोमल प्रोटीन की भी सिंथेसिस कर देते हैं। तो दे ऑल्सो सिंथेसाइज पेरोक्सीसोमल प्रोटीन्स।
और जहां पे ये वेसिकल फॉर्म हो रहा है वहां पे स्पेशली ये राइबोसोम्स पैरोक्सीसोमल प्रोटीन्स को ज्यादा मात्रा में सिंथेसाइज करते हैं। इसका मतलब कि इस वेसिकल में पैरोक्सीसोम में पाई जाने वाली प्रोटीन्स यहीं पे सिंथेसाइज हो रही है व्हेन इट इज अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब देखिए पैरोक्सीसोम में पाई जाने वाली प्रोटीन भी दो कैटेगरीज की होती हैं। एक तो वो प्रोटीन जो पैरोक्सीसोम के अंदर पाई जाएगी, यानी कि इस इलाके में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो उन प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे, दीज प्रोटीन्स विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स प्रोटीन, जो मैट्रिक्स में पाई जा रही हैं। और एक कैटेगरी ऐसे प्रोटीन्स की होगी जो कि मेम्ब्रेन पे पाई जाएगी। तो ये क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पैरोक्सीसोम के मेम्ब्रेन पे पाई जाने वाली। अब इन दोनों टाइप की प्रोटीन्स, मैट्रिक्स प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो कुछ पैरोक्सीसोम की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, दे आर फर्स्ट इंसर्टेड इनटू ईआर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले वो सिंथेसाइज हो रही हैं राइबोसोम से ईआर मेम्ब्रेन पे और उसी में इंसर्ट कर दी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की सॉर्टिंग होती है, छंटनी होती है टू द रीजन ऑफ ईआर नोन एज प्री पैरोक्सीसोमल ईआर। तो अभी यहाँ पे ये वेसिकल इसको हम ना कह के बल्कि ईआर ही कह दें, क्योंकि वेसिकल तो ये बाद में बनेगा। अभी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं प्री पैरोक्सीसोमल ईआर बिकॉज इट इज स्टिल अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ईआर मेम्ब्रेन में इंसर्ट हुई थी पैरोक्सीसोमल प्रोटीन, उनकी छटाई होती है और उसके बाद वो प्री पैरोक्सीसोमल ईआर वाले रीजन में पहुंचा दी जाती हैं। प्री पैरोक्सीसोमल ईआर से एक डिस्टिंक्ट प्री पैरोक्सीसोमल वेसिकल जो है वो निकलती है। तो अगर ये प्री पैरोक्सीसोमल ईआर है तो इसी से ये वेसिकल जो है ये निकल जाएगी। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज वेसिकल। कौन सी, पीपी वेसिकल, यानी प्री पैरोक्सीसोमल वेसिकल। और ये पीपी यहाँ पे लिख दें ताकि याद रहे आपको। तो ये वेसिकल निकल गई। अब नाउ दिस वेसिकल, अब इसके साथ क्या होगा, तो देखिए यहां तक जो कहानी थी वो हम कह रहे थे डी नोवो बायोजेनेसिस, यानी कि ऊपर जो हेडिंग है वही तो है, डी नोवो बायोजेनेसिस मॉडल में ये हमने देखा। लेकिन कहानी यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि न्यू पैरोक्सीसोमल प्रिकर्सर वेसिकल्स फ्यूज and import peroxisomal proteins from the cytosol to grow into mature peroxisome। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पैरोक्सीसोमल वेसिकल्स हैं, इसी तरह की कई सारी वेसिकल्स जो हैं, पीपी वेसिकल्स इनको हम कह रहे हैं, ये आपस में फ्यूज होंगी। तो इनका क्या हो गया, इनका हो गया फ्यूजन। और फ्यूजन होने के बाद ये थोड़ा सा बड़ी साइज की हो गई और साथ ही साथ ये साइटोसॉल में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं, साइटोसॉल में कौन सी प्रोटीन्स मौजूद हैं, पैरोक्सीसोमल प्रोटीन्स। व्हाट आर दे आर पैरोक्सीसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोसॉल। अब सवाल ये आता है कि पैरोक्सीसोम की जो प्रोटीन्स हैं वो साइटोसॉल में क्या कर रही हैं। तो याद रखिए हमने आपको बताया था कि पैरोक्सीसोम जो होता है उसमें अपना कोई डीएनए या राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो इस पैरोक्सीसोम में पाई जाने वाली जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसको न्यूक्लियर डीएनए कोड करता है एंड ऑल द न्यूक्लियर डीएनए कोडेड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसॉल बाय द एटीएस राइबोसोम्स। तो अच्छा, यहाँ पे तो इसको मेंशन करना जरूरी नहीं क्योंकि ये प्रोटीन्स हमने बनाया है, ये राइबोसोम तो बनाया नहीं हमने। तो वही एटीएस राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन्स बना देंगे जो कि साइटोसॉल में मौजूद है। अब ये जो पैरोक्सीसोमल प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगी, दे विल बी इंपोर्टेड टू दी पैरोक्सीसोम। और पैरोक्सीसोम या इसको आप अभी कह सकते हैं, हाँ ठीक है, पैरोक्सीसोम आप इसको कह दें। अंदर भी इसमें मैट्रिक्स में भी जा सकती हैं और ये मेम्ब्रेन में भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में मौजूद हो सकती हैं। तो
इस तरह से कई पेरोक्सीसोम वेसिकल्स के फ्यूजन से हमको ये मैच्योर पेरोक्सीसोम जो है वो मिल जाता है. व्हाट इज दिस? दिस इज मैच्योर पेरोक्सीसोम. अब ये जो मैच्योर पेरोक्सीसोम तैयार हुआ, ये क्या कर सकता है? ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, यानी कि अब इसकी क्या हो गई? ग्रोथ हो गई, और बड़ा होने के बाद ये डिवाइड कर सकता है इस तरह से, और डिवीजन के बाद ये जो है 2 पेरोक्सीसोम्स तैयार कर देगा. तो हमने क्या देखा कि शुरुआत हो रही है डी नोवो बायोजेनेसिस से, और उसके बाद फाइनली ग्रोथ एंड डिवीजन मॉडल हमको नजर आ रहा है. तो ये दोनों कंजंक्शन में काम करते हैं, ये मॉडल्स ये दोनों मिलके पेरोक्सीसोम की बायोजेनेसिस को पेरोक्सीसोम के नए पेरोक्सीसोम के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं. इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं. कोई डाउट है? नहीं सर. ठीक है, तो सिंपल है. अब देखिए पॉइंट क्या है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरोक्सीसोम बायोजेनेसिस इज ड्रामेटिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज ज़ेल्वेगर सिंड्रोम. तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ज़ेल्वेगर सिंड्रोम जो है वो किसका डिफेक्ट है? इट इज डिफेक्ट ऑफ पेरोक्सीसोम रीजेनरेशन. अगर पेरोक्सीसोम्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो ये ज़ेल्वेगर सिंड्रोम जो है वो नजर आएगा. क्या है ये? एक रेयर कॉन्जेनाइटल ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि इस तरह ये जो ये सिंड्रोम है, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, और ऑटोसोमल रेसेसिव फॉर्म में ये इनहेरिट होता है. सवाल ये आता है कि ज़ेल्वेगर सिंड्रोम जो है इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? तो अभी आप गेस नहीं कर पाएंगे. अभी जब हम पेरोक्सीसोम्स का रोल क्या है, फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, वो एक अभी आपको इमेज हम दिखाएंगे, तब आप गेस कर सकते हैं कि अगर नए पेरोक्सीसोम्स नहीं बन रहे हैं और ज़ेल्वेगर सिंड्रोम हुआ है किसी को, तो उसको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. तो वो भी हम इमेज लास्ट में दिखाते हैं. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. पेरोक्सीसोम्स आर वेरी डाइवर्स ऑर्गेनेल्स. डाइवर्स किस सेंस में है? दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं, इनका फंक्शन और मेटाबॉलिज्म वो स्पेसिफिक होता है और अलग अलग होता है. तो इसीलिए बहुत डाइवर्स ऑर्गेनेल माने जाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिपैनोसोम्स में अगर हम बात करें तो इनका नाम ट्रिपैनोसोम्स में क्या है? ग्लाइकोसोम्स. पेरोक्सीसोम को ट्रिपैनोसोमा में ग्लाइकोसोम कहते हैं. ऐसा इसलिए बिकॉज इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स. तो सोचिए, एंजाइम का रिजर्वायर भी है ये. फिलामेंटस एस्कोमाइसिटीज. तो ये क्या है? ये फंजाई हैं बेसिकली. तो इसमें इसको वोरोनिन बॉडीज कहते हैं, और ये प्रोटीन का रिजर्वायर बेसिकली होता है फिलामेंटस एस्कोमाइसिटीज में. प्लांट सेल्स की बात करें, स्पेशली जर्मिनेटिंग सीड्स में जो सेल्स पाई जा रही हैं, उनमें पेरोक्सीसोम को ग्लाइऑक्सीसोम कह दिया जाता है. क्यों? क्योंकि इनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मौजूद होते हैं. ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का क्या रोल होता है? इट हेल्प्स टू कन्वर्ट लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट. यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है तो लिपिड से वो कार्बोहाइड्रेट बना लिया जाएगा. ग्लूकोनियोजेनेसिस उसका स्पेसिफिक टर्म है. तो इस तरह से हमने देखा कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कि पेरोक्सीसोम्स का अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रोल है और अलग अलग नाम है. फिर
पैरोक्सीसोम के रोल पे आते हैं, मेनली जो होते हैं रोल्स स्पेशली मैमल्स में। तो इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, यानी कि ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें मेनली कौन सा है, कैटालेज है और ऑक्सीडेज है। तो ये दोनों जो एंजाइम्स हैं वो और कहाँ पाए जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिमिलैरिटी है पैरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में विद रेस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एंजाइम। अब इसमें ये जो पैरोक्सीसोमल ऑक्सीडेजेस होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, दे ट्रांसफर हाइड्रोजन एटम्स टू O2 एंड फॉर्म H2O2, यानी कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करके ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेते हैं, ये वाले जो एंजाइम है ऑक्सीडेजेस। कैटालेज का क्या काम होता है, कैटालेज बेसिकली क्या है, इट इज अ मेंबर ऑफ परऑक्सीडेज फैमिली, ऑक्सीडेज भी उसके मेंबर्स होते हैं। इट कन्वर्ट्स H2O2 टू ऑक्सीजन, इसका मतलब कि ये ऑक्सीडेज जो है वो O2 को H2O2 में कन्वर्ट कर रहा है, कैटालेज उसका अपोजिट काम कर रहा है, H2O2 को वापस से ऑक्सीडाइज कर दे रहा है इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो इसलिए इस प्रकार जो हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म के दौरान तैयार होता है, इसको अगर सिस्टम से रिमूव करना है, सेल के अंदर से रिमूव करना है, तो ये दोनों एंजाइम्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे परऑक्सीडेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, these enzymes they remove hydrogen peroxide by using it to oxidize another substrate, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंज्यूम कर लेता है ये एंजाइम। कैसे, ये सबस्ट्रेट है सपोज करिए SH2, इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो जुड़ा, और ये जो योग है, ये जो जुड़ाव है, ये पेरोक्सीडेज की वजह से कैटेलाइज हो रहा है। सबस्ट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और H2O2 जो है वो रिड्यूस हो गया, वाटर बना लिया इसने। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन ये हो गई। भाई सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकल गया तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन H2O2 में ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन कम हो गई, यानी ये रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे अगर दिखाना चाहें तो ये क्या है, ये है रिडक्शन, और ये क्या है, इस तरह से दिखा देते हैं, ये है ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। इसी तरह से कैटालेज क्या करता है, कैटालेज तो डायरेक्टली H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडक्शन भी होगा तो इनटू वाटर। तो H2O2 से हमको वाटर मिल गया और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिल गई। तो ये दो एंजाइम बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, इनका रोल भी आपने देख लिया कि करते क्या है एक्चुअली। बीटा ऑक्सीडेशन याद होगा आपको, बहुत पहले पढ़ाए थे हम। ये बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है, इट इज अ मेजर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कैरिड आउट इन पैरोक्सीसोम। तो पैरोक्सीसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में, यानी कि फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन में। तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ मैमल्स, मैमल्स के केस में बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होते हैं, याद होगा आपको। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन में सिर्फ और सिर्फ पैरोक्सीसोम इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अच्छा, प्लांट्स में पैरोक्सीसोम्स के और भी दो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, एक होता है फोटो रेस्पिरेशन और दूसरी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जो ऊपर हमने आपको बताई कि लिपिड से अगर कार्बोहाइड्रेट तैयार करना हो। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, किसी को अगर कुछ याद हो बॉटनी का, नागेश तो जुड़ा नहीं तो पूछते उससे, हम बता सकते हो? नहीं, चलिए, ये हम लोगों का टॉपिक नहीं है, लेकिन कम से कम नाम जानेंगे तो याद रहेगा आपको। अब आते हैं हम बेसिकली सर बता दीजिए। फोटो रेस्पिरेशन जो है, अब बता देंगे तो फिर बताना उसमें बहुत घुसना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल। जैसे बेसिकली इसमें होता क्या है कि देखो, RUBP जो एंजाइम होता है, RUBP या रूबिस्को जिसको हम कहते हैं, रिबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट।
रूबिस्को जो है ना, RUBP कार्बोक्सिलेज, दिस C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज एंड दिस O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेज। तो यानी इस एंजाइम के अंदर कार्बोक्सिलेशन वाली भी एक्टिविटी होती है और ऑक्सीजनेशन वाली एक्टिविटी भी होती है। तो इसका मतलब कि ये कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया, CO2 का फिक्सेशन। तो CO2 का फिक्सेशन ये बेसिकली किस पे करता है, RUBP से अटैच करता है CO2 को। तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, 2PgL। अब हमको उसकी साइकिल याद नहीं आ रही है पूरी, लेकिन फिलहाल जो सबस्ट्रेट है उससे ये CO2 को अटैच करेगा। कब, जब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और टेम्परेचर जो है रिलेटिवली लो होगा। लेकिन हाई टेम्परेचर की कंडीशन में क्या होता है कि रूबिस्को जो है वो अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगता है और सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब ये करता है तो उस दौरान इट यूटिलाइजेज ATP। तो इसका मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में अगर ATP का कंजम्पशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल। C2 साइकिल, C3 साइकिल। C2 साइकिल इसको इसलिए कह रहे हैं कि एक्चुअली में एक कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होना था, तब जो है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस या केल्विन साइकिल C3 साइकिल वो हमको मिलता, जो कि 3 कार्बन का होता। लेकिन यहाँ तो इसने जोड़ने ही नहीं दिया क्योंकि ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज की चालू हो गई। तो अब जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2 कार्बन का है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज C2 साइकिल। ब्रीफ में हमने बता दिया। ये बॉटनी पढ़े हुए हमको भी बहुत दिन हो गया है। खैर, कुछ आइडिया मिला? जी सर। नहीं मिला, हमको मालूम है। वीडियो दोबारा देख थोड़ा लेना। बहुत मजाक की, याद ही नहीं है वो साइकिल ही तो कुछ। हाँ वही चीज़ है, देख लेना फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल। उसमें फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अंशिका बताओ कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? सर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ बताओगी, हमने सही बताया है कि कुछ हमने हमको याद नहीं है सही से। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी यूज होता है, फिर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, फिर वो पेरोक्सिसोम में जाता है, वहां पे ग्लाइसिन का मतलब एंट्रेंस होती है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज हो जाता है और अमोनिया प्रोड्यूस करता है NAD+ को रिड्यूस करके। हाँ, तो C2 साइकिल इसको क्यों कह रहे हैं, बताओगी? याद है C2 साइकिल? नहीं सर, वो तो नहीं याद है। ग्लाइकोलेट पाथवे होता है इसका नाम मतलब। तो ग्लाइकोलेट जो है कितने कार्बन का है वही तो देखना है ना। कुल मिला के इसकी वजह से जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 2 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको कहते हैं। तो थोड़ा उसको रिवाइज। जो फर्स्ट वो यूज करते हैं प्रोडक्ट वो 2 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको कहते हैं C2 साइकिल। हाँ वही 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 पॉइंट हम बता रहे थे, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ सेंटर गया तुम्हारा? फातिमा। फातिमा, चलो बढ़िया है। सर मिलेंगे तुमको वहाँ। कौन से सर? जितेंद्र सर। ठीक है। हम तो बहुत दूर जा रहे हैं भाई। चलो तैयारी करते रहो अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टारगेटिंग ऑफ पैरोक्सिसोमल प्रोटीन्स ये कैसे होता है, मतलब हमने जो ऊपर बात की कि पैरोक्सिसोम के मैट्रिक्स में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उसके मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती हैं, और एक्चुअली में वो प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ पे हो रही हैं, ER के राइबोसोम पे कुछ सिंथेसाइज हो जा रही हैं, जो कि प्री पैरोक्सिसोमल वेसिकल में ही इंटीग्रेट हो जा रही थी, और ज़्यादातर जो होती हैं वो साइटोसॉल में सिंथेसाइज होती हैं। तो उन साइटोसॉलिक प्रोटीन्स को बेसिकली पैरोक्सिसोम में भेजना पड़ता है, वो ज़रूरी है। तो वो कैसे होता है, थोड़ा सा उसका ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। एक टर्म आता है पैरोक्सिन्स। तो पैरोक्सिन्स क्या है, ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिकली पैरोक्सिसोम में ही पाई जाएंगी, जाहिर सी बात है। और वहाँ पे क्या क्या रोल प्ले करती हैं, पैरोक्सिसोम की बायोजेनेसिस, यानी कि एक पैरोक्सिसोम से 2 बनाना या नया पैरोक्सिसोम बनाना, बेसिकली ये तो वही कह रहा है बायोजेनेसिस। पैरोक्सिसोम जेनरेशन, ये हो गया वो। पैरोक्सिसोम डिवीजन, मैट्रिक्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन इंपोर्ट। तो सोचिए पैरोक्सिसोम इतने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं कि मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन को पैरोक्सिसोम तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी
उनकी होती है, अभी हम देखेंगे टाइप्स इसके। पैरोक्सीसोमल प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होती हैं? सिंथेसाइज्ड ऑन साइटोसोलिक राइबोसोम्स, एटीएस वाले हमने बताया था। फिर उनकी फोल्डिंग भी साइटोसॉल में ही हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सर साइटोसॉल में कैसे? क्यों? साइटोसॉल में शेपेरॉन्स होती हैं, फोल्डिंग करा सर देंगे। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं होता। साइटोसॉल में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सुनो, साइटो जब शेपेरॉन किसी प्रोटीन को चारों तरफ से कवर करती है तो वो मीडियम से आइसोलेट कर देती है उसको। जी सर। साइटोसॉल में अपने आप डाइसल्फाइड नहीं बनेगा ना, लेकिन शेपेरॉन असिस्टेड फोल्डिंग में तो बनेगा ही, का काम ही वही है। तीसरा क्या है पॉइंट की इंपोर्टेड इनसाइड पैरोक्सीसोम आफ्टर फोल्डिंग, यानी कि साइटोसॉल में जब फोल्डिंग हो जाती है तो उस फोल्डेड स्टेट में फिर ये तो मान लीजिए ये पैरोक्सीसोम है और साइटोसॉल में ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है ये इस तरह से लीनियर थी और फिर इसकी हो गई इस तरह से फोल्डिंग, और इस फोल्डिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई सपोज करिए शेपेरॉन थी। अब ये फोल्डेड स्टेट में ही इसके अंदर पैरोक्सीसोम के अंदर जाएगी, और इसके जाने के लिए भाई ट्रांसलोकॉन्स मौजूद होंगे, तो ये आराम से अब अंदर जा सकती है, या अगर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी तो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट भी हो जाएगी। अब कितने टाइप की प्रोटीन्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होना है पैरोक्सीसोम में? पहले ही बता चुके आपको कि मैट्रिक्स में जाने वाली प्रोटीन और मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड प्रोटीन्स, दो टाइप की प्रोटीन्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होना है। मैट्रिक्स प्रोटीन्स जो होती हैं, मैट्रिक्स में जाने वाली, इनके ऊपर मैट्रिक्स टारगेट सीक्वेंसेस होंगे और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ऊपर मेम्ब्रेन टारगेट सीक्वेंसेस होंगे, तभी अपनी अपनी लोकेशन पे जाएंगे। अब ये जो टारगेट सीक्वेंसेस होते हैं मैट्रिक्स वाले, वो दो टाइप के होते हैं, एक को हम कह रहे हैं PTS1 और दूसरे को हम कह रहे हैं PTS2। मतलब क्या है इसका फुल फॉर्म? यही है, पैरोक्सीसोम टारगेट सीक्वेंस, यही जो लिखा है PTS। PTS1 के बारे में अगर कुछ चर्चा हम लोग करें तो ये जो सीक्वेंस होता है PTS1, ये ट्राई या टेट्रापेप्टाइड होता है, यानी कि 3 या 4 एमिनो एसिड से मिलकर तैयार होता है। इट इज प्रेजेंट एट C टर्मिनस। तो मान लीजिए ये हमारी प्रोटीन है और चूंकि फोल्डेड स्टेट में ही रहेगी अब, और ये वाला जो टर्मिनल है इसका ये वाला N मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं, तो C टर्मिनस पे ये लोकेटेड होती है, ये वाली PTS1 टारगेट सीक्वेंस लोकेटेड होता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा PTS1। इट्स कंसेंसस सीक्वेंस इज S/A/C, फिर KRH/LM। ये अमीनो एसिड के सिंगल लेटर 1 लेटर कोड्स हैं, मालूम ही होगा क्या है, बता सकते हो? S फॉर सेरीन। सेरीन, हाँ। A फॉर आर्जिनिन साइटोसिन, K फॉर लाइसिन, R फॉर आर्जिनिन, H फॉर C। A किसके लिए होता है? एलेनिन के लिए। एलेनिन सर ये याद ही नहीं होता है। वो दे देंगे 1 लेटर कोड कोशिश करके, और उसका कैसे याद करना है वो भी हम तरीका बता देंगे, इसकी कोई बात नहीं है। मेन जो यहाँ पे ये है, देखो ये समझना है, ये तो नहीं भी याद रहेगा तो चल जाएगा, याद रहे तो खैर अच्छा ही है। ये वाला पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन कैटलेज, यानी कि ये जो PTS1 टारगेट सीक्वेंस है इसको सबसे पहले कैटलेज एंजाइम में पता लगाया गया था। और ये कैसा क्या पता लगाया था कि ये 3 लेटर इसके पता चले थे, 3 एमिनो एसिड, सेरीन, लाइसिन, ल्यूसिन, SKL जिसको कहते हैं, और C टर्मिनस पे हो, तो अब ये बताया हमने आपको। अब ये जो टारगेट सीक्वेंस है PTS1 वाला, इसको पहचानता कौन है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर PEX1। इसका मतलब क्या हो गया कि साइटोसॉल में ही इसके लिए ये रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो मौजूद होगी। दिस इज कॉल्ड एज PEX1। इसका फुल फॉर्म देखा था हमने लेकिन यार मिला नहीं, देख लेंगे फिर। खैर कुल मिला के ये साइटोसोलिक रिसेप्टर, साइटोसॉल में ही, तो ये साइटोसॉल में ही बाइंड कर जाएगी इस प्रोटीन से।
मैट्रिक्स प्रोटीन है बेसिकली ये, और बाइंड करके ये फिर ले जाएगी ये पूरा कॉम्बिनेशन कहाँ पे पहुंचेगा, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन से ऐसे होते हुए कहाँ, अंदर की तरफ ये घुस जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ साइटोसोलिक रिसेप्टर भी होगा, इसको हम बना दें यहाँ पे भी तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिसेप्टर हो गया साइटोसोलिक रिसेप्टर। यहां तक ले आने की जिम्मेदारी है इसकी, ये रिसेप्टर नहीं अंदर जाएगा, रिसेप्टर तो वहीं बाहर से वापस चला जाएगा। अब PTS2 की बात करते हैं। सर हाँ PX5 लिखा है। ऊपर PX5, अच्छा हमने कुछ और लिख दिया था, अच्छा 1 लिख दिया था यहाँ पे, PX1। हाँ 5 कर दो इसको। तो अच्छा अब PTS2 यानी कि पेरोक्सिसोम टारगेट सीक्वेंस 2 की बात करें अगर, तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो कितने अमीनो एसिड्स का बना होता है, 9 अमीनो एसिड्स, 9 अमीनो एसिड्स का ये सीक्वेंस है, और ये N टर्मिनस पे होता है, जबकि PTS1 जो था वो C टर्मिनस पे था। एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सॉल्युबल रिसेप्टर PEX1, सॉल्युबल मतलब वही साइटोसोलिक रिसेप्टर, तो PEX7 नॉट 1, PEX7 ये रिकॉग्नाइज करता है। इसका कंसेंसस सीक्वेंस ये है, आर्जिनिन और LUI। X5 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई सा भी अमीनो एसिड हो सकता है, बाकी का हम वन लेटर कोड बताएंगे। तो ये दो टाइप के हो गए मैट्रिक्स प्रोटीन के लिए टारगेट सीक्वेंस, और अब बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए जो टारगेट सीक्वेंस है वो क्या है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली ट्रांसलोकेट होती हैं, देखो ध्यान से, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द मैट्रिक्स थ्रू ट्रांसलोकॉन्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ पेरोक्सिसोम। एक सेकेंड, मैट्रिक्स में कैसे जा रहा है, नहीं, ये इसी का था, रुको, ये वाला जो है पूरा इसी का आएगा, यानी इसी के नीचे आएगा। लेट मी शेयर द डायग्राम। हाँ तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया मैट्रिक्स प्रोटीन में, इसमें कुछ पॉइंट्स जो इधर के उधर हो गए थे। तो मैट्रिक्स प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द मैट्रिक्स थ्रू ट्रांसलोकॉन्स, यानी कि ये चैनल्स होते हैं, और ये चैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ पेरोक्सिसोम। ये चैनल्स बेसिकली दो कॉम्प्लेक्सेस के बने होते हैं, डॉकिंग कॉम्प्लेक्स, रिंग कॉम्प्लेक्स। और डॉकिंग कॉम्प्लेक्स फिर फर्दर जो है 3 टाइप की प्रोटीन्स की बनी होती है, PEX13, 14, 17। रिंग कॉम्प्लेक्स जो है PEX2, 10, 12 का बना होता है। ये यीस्ट में जब पता लगाया गया था तो ऐसे उसकी नंबरिंग वगैरह कर दी गई बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये तो कहानी हो गई, इसको हम डायग्राम से शेयर करेंगे डिटेल में। लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन का थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए। देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन में मेम्ब्रेन टारगेटिंग सिग्नल्स होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेम्ब्रेन टारगेटिंग सिग्नल्स। और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन की टारगेटिंग है वो 2 तरीके से होती है उसका, एक तो डायरेक्ट पाथवे होता है, इनडायरेक्ट पाथवे होता है। डायरेक्ट पाथवे में क्या है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है और साइटोसॉल में मौजूद, जैसे मान लो कि ये साइटोसॉल ये पेरोक्सिसोम है, और साइटोसॉल में ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो मौजूद है, इस तरह से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो होता क्या है कि PEX19 जो होता है वो इसको पकड़ता, कलर चेंज करो, PEX19 जो है वो इसको इस तरह से पकड़ लेगा, दिस इज PEX19, और ये सीधे ले आके मेम्ब्रेन के पास और यहाँ पे इंसर्ट कराएगा। तो ये जो तरीका होता है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पाथवे, इसमें कोई बीच में मध्यस्थ नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं इन्वॉल्व हो रहा है।
PEX-19 इंडिपेंडेंट या इनडायरेक्ट पाथवे जो होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे जो पैरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, दे मूव टू पैरोक्सिसोम वाया ER, यानी कि जो मैकेनिज्म हमने आपको बताई थी बायोजेनेसिस वाली प्रोसेस में, उसमें ER के माध्यम से या ER से होते हुए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पैरोक्सिसोम्स तक पहुंचती हैं, तो इसलिए ये तरीका इनडायरेक्ट कहलाता है। एक चीज जो हमको शेयर करनी है वो ये है, एटलीस्ट यस, अभी कहाँ गया, इधर आ गया, गलत जगह इंसर्ट हो गया। तो अब ठीक है थोड़ा, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स जूम, थोड़ा सा और जूम कर दें इसको, थोड़ा सा और कर दें। अब देखिए इसको आप लोग, ये है हमारा पैरोक्सिसोम और इसके वेरियस जो फंक्शंस हैं वो यहाँ हमने दिखाया है। हमने क्या दिखाया है, मतलब इमेज में है ही ऑलरेडी। तो देखो क्या क्या करता है पैरोक्सिसोम। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन करता है, फैटी एसिड अल्फा ऑक्सीडेशन करता है, प्यूरिन की कैटाबोलिज्म, रॉस नॉस मेटाबॉलिज्म, रॉस नॉस आएगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, फिर क्या कहते हैं नाइट्रेट ऑक्सीडेशन वाला, फिर बाइल एसिड सिंथेसिस है, ग्लिसरॉल बायोसिंथेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस, थर्मोजेनेसिस हीट पैदा करना, ईथर लिपिड सिंथेसिस, जीपीआई एंकर बायोसिंथेसिस, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। वायरल इनेट इम्यून डिफेंस में ये काम करता है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, और H2O2 सिग्नलिंग, स्पेशली न्यूरॉन्स के केस में तो ये H2O2 भी एज अ सिग्नल मीडिएटर का काम करता है, और मैकेनिज्म देखेंगे जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो बस आप ये देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैरोक्सिसोम अगर डिस्टर्ब होता है या पैरोक्सिसोम की कमी होती है इन दी सेल, तो कितने सारे वाइटल फंक्शन सेल के अफेक्ट हो जाएंगे। तो ज़ेल-वेगर सिंड्रोम में यही होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सिग्नलिंग मतलब कि नर्वस जो स्टिमुलेशन है और सेंसेशन है वो भी लॉस्ट हो जाता है, तो वो अगर लॉस्ट हो गया तब तो मान लो कि पैरालिसिस वाली स्थिति हो जाएगी। ये कार्टून कौन सा है, इसका क्या नाम है, किसी को मालूम है?